गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में फैराडेज लॉ, फैराडे और ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में स्टडी करी थी। मैंने बताया कि जब कोई सब्सटेंस को डिपॉजिट होता है तो उसका कैलकुलेशन इलेक्ट्रिसिटी और उसके टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट में करंट फ्लो करा रहे हैं और कितने टाइम तक करा रहे हैं। इसी सीक्वेंस में जो फैराडेज का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है। सपोज कीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें आपने करंट फ्लो करा। ये एक सॉल्यूशन आपका ए सॉल्यूशन है और आपने दूसरा सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन बी है। दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं। जब दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं, अभी हमने बताया कि W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, ये था फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन कोई भी था, करंट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा था कि आप कितनी क्वांटिटी में करंट पास करा रहे हैं और कितनी देर तक करा रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं और दोनों में सेम अमाउंट करंट, जैसे हमने यहाँ पे कहा 10 एम्पियर करंट पास करा दें और 10 सेकंड तक करा दें, इसमें भी 10 एम्पियर की करंट 10 सेकंड तक और इसमें भी 10 एम्पियर की करंट 10 सेकंड तक पास करा दें, तो क्या दोनों में सेम अमाउंट डिपॉजिट होगा? क्योंकि लॉ फर्स्ट लॉ तो यही बता रहा है कि मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंड टाइम। स्टूडेंट्स, इसमें दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराने पे, सेम टाइम पास कराने पे अगर सॉल्यूशन डिफरेंट है तो सेम अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा। कैसे? पहले तो हम डायग्राम को कंप्लीट कर दें। ये हमने कोई रॉड लगा दी है और इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया वायर से, और फिर हमने यहाँ पे एक रॉड लगा दी और ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इसलिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस तरह का अरेंजमेंट इसलिए किया है कि ये दोनों सीरीज में लग गए हैं और सीरीज में लगने के बाद दोनों में सेम अमाउंट करंट पास होगी। करंट यहाँ से यूं और फिर यूं होते हुए ऐसे फिर इस सॉल्यूशन से बाहर निकलेगी, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप दो अलग अलग बैटरी का यूज करें, हो सकता है कि करंट की क्वांटिटी चेंज हो जाए। जितनी देर करंट यहाँ पास होगी उतनी देर करंट यहाँ पास होगी, तो फिर किसमें ज्यादा डिपॉजिट होगा या किसमें कम डिपॉजिट होगा या सेम डिपॉजिट होगा, ये आपको बताते हैं। यहाँ पे लॉ में हमने एक कांस्टेंट का यूज किया था Z इंटू आई इंटू टी। अब अगर हमने I और T को कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ पे अगर I और T कांस्टेंट हो गए तो इसको हटा दें तो W प्रोपोर्शनल टू Z, W प्रोपोर्शनल टू Z। और हमने लास्ट जो आपको बताया Z का फार्मूला आपको बताया, उसने बताया W प्रोपोर्शनल E अपान 96500। E अपान Z निकालने का फार्मूला बताया E अपान 96500। यहाँ पे 96500 जो ये भी कांस्टेंट है तो इसे भी हम हटा सकते हैं। तो W प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि यहाँ पे जो E आ रहा है और E इस सॉल्यूशन के लिए A के लिए अलग E की वैल्यू होगी इक्विवेलेंट वेट, और B की वैल्यू अलग होगी इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। इफ you pass same amount of current for same time in two or more different solution, the mass will be deposited according to the equivalent mass. Mass deposited is directly proportional to the equivalent mass of the substance. जिसका equivalent mass ज्यादा होगा उसमें मास ज्यादा डिपॉजिट होगा, जिसका equivalent mass कम होगा उसमें कम डिपॉजिट होगा। अगर हम यहाँ पे इसको A मानते हैं तो मास ऑफ A WA बोला जाएगा। इट विल बी प्रोपोर्शनल टू EA, यानी A के इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा, और WB प्रोपोर्शनल टू EB।
सो जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा WA अपान EA इज इक्वल्स टू WB अपान EB। इस लॉ को हम फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं मीन्स when the same amount of current is passing through for same time in two or more different solution, so the amount of the substance deposited is directly proportional to the equivalent mass of that substance। और ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको किसी एक सब्सटेंस का मास पता है और उसका इक्विवेलेंट मास पता है, दूसरे वाले का इक्विवेलेंट मास पता है, तो आप कितना डिपॉजिट होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है आपका इस पे 3.6 ग्राम एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड when 10 ampere current is passed through for some time. What will be the mass? What will be the mass of magnesium deposited if same amount of current is passed for same time? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एयर का एटॉमिक मास 27 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 गिवन है। आंसर में हमें सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। E एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, दैट विल बी 9। वैलेंसी से डिवाइड करेंगे और ऐसे ही E मैग्नीशियम निकालना पड़ेगा 24 अपॉन 2, हो गया आपका 12। अब आपका फार्मूला है W एल्यूमिनियम अपॉन E एल्यूमिनियम is equals to W magnesium upon E magnesium। W एल्यूमिनियम आपको गिवन है क्वेश्चन में 3.6 ग्राम, यहाँ पे हम रखेंगे 3.6 डिवाइडेड बाय E एल्यूमिनियम 9 आ गया है। W मैग्नीशियम आपको फाइंड आउट करना है अपॉन E मैग्नीशियम आपका हो गया 12। इसे आप सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 0.4 और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 12, so W magnesium will be equal to 0.4 into 12, that's equal to 4.8 ग्राम। इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई अगर दोनों के मास दिए होते तो आप उस अननोन सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने बोला 10.8 ग्राम silver will be deposited, so calculate the equivalent mass of X if 3.2 gram X is deposited on passing same current for same time। हमें अब की बार X का इक्विवेलेंट मास नहीं दिया गया, लेकिन मास दिया गया है। पहले हमको आंसर में E सिल्वर निकालना पड़ेगा। सिल्वर का 108 होता है, वैलेंसी 1, तो 108 आ गया। अब हम फार्मूला लगा देंगे WAG अपॉन EAG is equals to WX अपॉन EX। WAG क्वेश्चन में 10.8 दिया गया है, 10.8 अपॉन EAG आपको 108 आया है, is equals to WX दिया है 3.2
अपॉन ई एक्स इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्स निकालना है। ये आपका ई एक्स इधर चला जाएगा और ये हो गया 3.2 इंटू 108 अपॉन 10.8, ये पॉइंट हट गया, 108 से कट गया। ई एक्स इज इक्वल टू 32। तो स्टूडेंट्स ये है आपका फैराडे सेकेंड लॉ और उसके दो न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब कोई क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, ये कोई रिएक्शन दी है, Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिव्स Cu, मींस Cu आयन Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाउ मेनी कूलम्स are required to deposit 1 mole of copper। 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने के लिए कितने कूलम की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन है आपका। सामने जो इक्वेशन दी है Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिव्स Cu। यहाँ पे अगर हम इसको मोल माने 1 मोल, तो ये 1 मोल होगा और रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। 1 मोल कॉपर बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। रिएक्शन जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग। सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे चार्ज होगा। दैट्स इक्वल टू 2 इंटू कूलम में आंसर पूछा गया है 96500। दैट्स इक्वल टू 0 0 2 5 10 2 6 12 13 2 9 18 एंड 19। इतने कूलम लगेंगे आपको 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। एनिलीन ये होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है रिंग NO2, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और ये इसमें कन्वर्ट होता है। हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड to form 1 mole of aniline? 1 mole of aniline। देखिए अगर इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करते हैं, वैसे तो आप अभी नहीं जानते इस रिएक्शन के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसका रिडक्शन होता है नाइट्रोबेंजीन का, 6H के साथ रिएक्शन होती है और इसमें नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है और 2H2O बन जाता है। 6H लगेंगे, यानी 6 प्रोटॉन लें या कोई रिड्यूसिंग एजेंट लें तो 6 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा इसमें। 6 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होगी रिएक्शन, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। दैट्स मीन 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन। सो ये आपका हो गया 6 मोल इलेक्ट्रॉन is equals to 6 फैराडे। 6 फैराडे, क्योंकि क्वेश्चन में फैराडे में ही पूछा गया था तो आप यही आंसर लिखेंगे। और अगर कूलम में पूछता तो इसके आगे आप क्या करते, 6 इंटू 96500 कूलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बता रहे हैं आपको फैराडेज के अकॉर्डिंग। Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3E नेगेटिव गिव्स Al। हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 56 ग्राम एल्यूमिनियम। इसी से अगर डायरेक्ट करें अगर आप
यहाँ पे ये 1 मोल है और ये है आपका 3 मोल। 1 मोल के लिए 3 मोल लग रहा है। 1 मोल एल्यूमिनियम is equals to 27 into 1, that's mean 27 ग्राम एल्यूमिनियम। अगर इसी बात को हम बोलें 27 ग्राम के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड है। 3 moles are required to deposit 27 ग्राम एल्यूमिनियम। और यहाँ पे क्वेश्चन में हाउ बोला गया 56, तो आप क्या लिखेंगे 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 फैराडे। सो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 3/27। सो 56 ग्राम के लिए 3/27 इंटू 56 और सॉल्व कर देंगे और फैराडे। अगर कूलाम में पूछेगा तो फिर 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आज आपको हम नया टॉपिक इसी पे बता रहे हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। फिजिक्स में भी आप इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आप रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं तो वो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के बारे में आप स्टडी करते हैं। और आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस, सपोज कीजिए कोई वायर है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो होने में जितना हिंड्रेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जितना लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा। R proportional to L, R proportional 1/A एंड R is equals to rho L/A। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेशन वही है रेजिस्टेंस की, द हिंड्रेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट है, कोई सॉल्यूशन है तो उसमें लेंथ तो होगी नहीं वायर की तरह, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा नहीं। तो जब हम कोई सॉल्यूशन किसी कंटेनर में लेंगे, ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो हमको इलेक्ट्रोड डिप करने पड़ेंगे, रॉड डिप करनी पड़ेगी, प्लेट डिप करनी पड़ेगी। क्या चीज आप डिप कर रहे हैं? हम स्क्वायर प्लेट ले रहे हैं और ये दूसरी स्क्वायर प्लेट लिया, इसका कुछ एरिया है, ये प्लेट्स हैं, इनका कुछ एरिया है। अब ये कितनी डिस्टेंस पे रखी गई हैं? इधर और इधर का कोई काम नहीं है। प्लेट के लेफ्ट राइट में जो सॉल्यूशन है उसकी कोई वैल्यू रेजिस्टेंस से रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इधर इन प्लेट्स के बीच में फ्लो होगी और उसको फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। ये डिस्टेंस को हम लेंथ बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो जो बात हम उसमें बोलते थे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ वर्ड नहीं बोलेंगे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, अब एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R इज इक्वल टू रो L/A। ये आपका फार्मूला हो गया। यूनिट के बारे में आप जानते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। अगर हम आपको ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये बता दें तो आप उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता कर लेंगे। सपोज कीजिए हमने आपको बोला एक कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो कि एक सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच में फिलअप कर दिया गया है, ये दो है। इसकी डायमीटर जो है वो है 7/2, दोनों सेम है। ये डायमीटर दी गई है 7/2 सेंटीमीटर और डिस्टेंस है बीच की इसकी
आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी है 10.5 ohm meter. What will be the resistance? What will be the resistance offered by the electrolyte? Offered by the electrolyte. स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इक्वल टू रो L बाई ए। हमको L मालूम है, हमको रो भी मालूम है, लेकिन हमें A नहीं मालूम है, हमें डायमीटर दी गई है। तो पहले हम डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। R इक्वल टू 7/2/2 दैट्स इक्वल टू 7/4। फिर हम एरिया निकालेंगे, सर्किल है तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 से 11 77/8। ये सेंटीमीटर में दिया गया था आपको, अब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाहे पहले ही कन्वर्ट कर लेते आप, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, और लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर। R इज इक्वल टू रो की वैल्यू 10.5, L की वैल्यू हो गई 0.1 अपान एरिया आया आपका ये 77/8 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर प्लस में जाएगी, 8 भी ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे और आपको इससे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है आपका कंडक्टेंस। जैसे हमने आपको रेजिस्टेंस बताया, जो हिंड्रेंस है फ्लो ऑफ करंट में, वो रेजिस्टेंस बोला जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, reciprocal of resistance is called conductance। ऐसे C से इंडिकेट करते हैं, C is equals to 1/R। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1/ओम लिखेंगे या ओम इनवर्स। दूसरा यूनिट इसका मोह भी कह सकते हैं, MHO मोह, और CGS यूनिट में सीमेंस भी हो सकता है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसके साथ पैरेलल क्वेश्चन मैं अलग से भेजूंगा, और इनको कल इसके आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बोर्ड पे भी आता है और आपके जो एग्जाम है उसमें भी आना है। आज के लिए इतना सफिशिएंट। ओके, गुड बाय।